नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। नरेंद्र मोदी एक ऐसे मिशन की शुरुआत कर चुके हैं जिसे पूरा करना लगभग असंभव है। मोदी एक ऐसे काम पर निकल चुके हैं जो सुनने में नामुमकिन लगता है, और नरेंद्र मोदी ने इस काम को पूरा करने के लिए एक टाइमलाइन बनाई है। जब तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, तब तक हर दिन वो उसी काम को पूरा करने में अपनी ताकत लगाएंगे। मोदी सरकार के मंत्रियों, अफसरों, पूरे सिस्टम को एक ही काम पर लगाया गया है। क्या है वो काम? नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा सपना देखा है जिसको तय वक्त में पूरा करना है, और ये सपना है भारत को अमीर बनाना। भारत को अमीर बनाने का मतलब है भारत में रहने वाले 140 करोड़ लोगों को अमीर बनाना। अब ये कैसे होगा? होगा भी कि नहीं होगा? ये सिर्फ एक ख्वाब है या एक ख्वाब हकीकत में बदल सकता है? मोदी ने लाल किले से भाषण देकर कह दिया कि भारत को विकसित देश बनाएंगे, और लाल किले से भाषण देने के बाद जब से मोदी निकले हैं, तब से वो उसी वादे को पूरा करने के मिशन में जुटे हैं। तो मोदी ने ये जो टारगेट रखा है, इस टारगेट को पूरा करने का रास्ता क्या है, रोड मैप क्या है, समझाते हैं आपको। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, देश देश में तिरंगा, हर दिल में तिरंगा। ये है अपना देश का प्रेम जो पूरे वर्ल्ड में चिल्ला चिल्ला के दिखता है कि भाई ये हमारा भारत देश है। मातरम, मोदी जी सुने आवाज आपकी, बोले भारत माता की, भारत माता की। भारत लोकतंत्र की जननी, मोदी ने एक सपना दिखाया है। डेमोक्रेसी है। आने वाले 25 साल की क्या वो सपना पूरा हो सकता है? भारत की अनमोल शक्ति है। गरीबी हटानी है, देश को अमीर बनाना है। क्या ये संभव है? हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। एकता मोदी हैं तो क्या हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे अमीर मुल्क बनाना मुमकिन है? नागरिकों का कर्तव्य। क्या दिल्ली कभी न्यूयॉर्क बन सकता है? क्या लखनऊ कभी लंदन बन सकता है? क्या वाराणसी कभी वैंकूवर बन सकता है? क्या मुंबई कभी मैनहट्टन बन सकता है? क्या भोपाल कभी बॉस्टन या बर्मिंघम बन सकता है? विदेशों में जो भारतीय रहते हैं, उनको लगता है कि कुछ भी मुमकिन है। मोदी ऐसा कर सकते हैं। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन। लेट्स डू भारत माता की जय। ओके, ऑन अ काउंट ऑफ 1 2 3, 1 2 3, भारत माता की जय। तो क्या मोदी के पास देश के लोगों को अमीर बनाने का सीक्रेट फॉर्मूला है? क्या मोदी के पास इंडिया को अमेरिका से, ब्रिटेन से, दुनिया के हर बड़े देश से ज्यादा रईस बनाने का, हर बड़ी ताकत से कहीं आगे ले जाने का जरिया है? मोदी ने 47 का जो विनिंग फॉर्मूला दिया है, क्या वो कामयाब होगा? अगर हां, तो कैसे? मोदी जिस पोटेंशियल का जिक्र कर रहे हैं, क्या वो फुल फोर्स में उतरेगा? अगर हां, तो कैसे? नरेंद्र मोदी ने ठाना है 2047 तक इंडिया को सबसे अमीर, सबसे ताकतवर देश बनाना है। क्या ये मुमकिन हो पाएगा? अगर हां, तो इसके लिए मोदी किस प्लान पर काम कर रहे हैं? देश को अमीर बनाने वाला कौन सा कैलकुलेशन कर रहे हैं? देश को अमीर बनाने का पूरा हिसाब किताब आज हम एक एक करके समझेंगे। फैक्ट्स एंड फिगर्स की मदद से मोदी की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को डिकोड करेंगे, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो तय मानिए 47 आते आते भारत अमेरिका से आगे निकल जाएगा, ब्रिटेन देखता रह जाएगा, जर्मनी को समझ नहीं आएगा, और दुनिया में सिर्फ इंडिया का ही डंका बजेगा। शुरुआत अभी से हो चुकी है। इधर ऊपर इंडिया यूएस का फ्लैग हेलीकॉप्टर से लहराया जा रहा है। ये फ्लैग पकड़ के ना एक अलग ही फीलिंग आती है, और स्पेशली जब अगर आप देखो पीछे पार्लियामेंट स्क्वायर है, उसके सामने पकड़ा होता है।
47 वाले प्लान पर मोदी आज से काम नहीं कर रहे, 2014 से ही उसमें डटे हुए हैं। 2022 में मोदी के एफर्ट का असर दिखना शुरू हुआ है। इसे कुछ हेडलाइन से समझिए। खलीज टाइम्स कहता है भारत सुपर पावर बनने ही वाला है। एक और विदेशी मीडिया में खबर छपी, यह स्नेक चार्मर वाला भारत नहीं, सुपर पावर भारत है। पश्चिमी मीडिया अचानक मोदी मोदी, इंडिया इंडिया यूं ही नहीं कर रहा। इसके पीछे मोदी पर देश का भरोसा बहुत बड़ी वजह है। मॉर्निंग कंसल्ट की लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग के मुताबिक 71% हिंदुस्तानियों को लगता है कि मोदी की लीडरशिप में इंडिया बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहा है। वर्ल्ड लीडर्स में सबसे ज्यादा यानी 74% अप्रूवल रेटिंग किसी भी दूसरे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की नहीं है। 74% की रेटिंग के साथ मोदी अकेले नंबर 1 पर बने हुए हैं। आप सभी हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो आप बहुत प्यार करते ही हैं। जो जो उन्होंने कहा है आप उनकी बातों को मानेंगे और एक बार मोदी जी के लिए भी नारा हो जाए, मोदी 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 मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय वंदे मातरम। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। हेलो देश प्रेमियों, ये देखिए अमेरिका के अंदर, न्यू जर्सी के अंदर, एडिसन के अंदर, मेरे पीछे देखिए कितने हजारों पब्लिक आई है, अपने भारतीय हिंदुस्तानी लोग देश प्रेम जताने, जो अपने बहुत दिल के अंदर है। और पूरा इस रैली के अंदर आज निकलेंगे, अमृत महोत्सव मनाएंगे, घर घर तिरंगा, हर दिल में तिरंगा लेके हम चलेंगे आज अमेरिका के अंदर अपनी देश की शान बढ़ाने के लिए। ये है अपना देश का प्रेम, जो पूरे वर्ल्ड में चिल्ला चिल्ला के दिखता है कि भाई ये हमारा भारत देश है, ये हमारा क्या बोलूं, तिरंगा प्रेम है। मोदी पर लोगों का यही फेथ फैक्टर 47 तक इंडिया को सबसे अमीर बनाने का डिसाइडिंग फैक्टर है। ऐसे में सवाल है कि 2047 तक सबसे ताकतवर, सबसे अमीर बनने का रोड मैप क्या होगा। मोदी का सपना पूरा हो, इसके लिए अगले 25 साल में लोगों की कमाई को कितना गुना बढ़ाना होगा। मोदी के सामने टफ चैलेंज है, राह भी बिल्कुल आसान नहीं है। वो भी तब जब विरोधी लगातार हमलावर हैं। मोदी की नीति और नीयत पर शक किया जा रहा है। मोदी राज में देश संकट में है, ये फॉल्स नैरेटिव चलाया जा रहा है। मोदी को लोकतंत्र का हत्यारा बताकर एंटी मोदी पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया जा रहा है। मगर तमाम आलोचनाओं के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गोल नहीं, इंडिया का लॉन्ग टर्म फ्यूचर सेट कर रहे हैं। और ये बात अब हिंदुस्तान का जानी दुश्मन पाकिस्तान भी खुलकर कहने लगा है। हर साल की तरह इस बार भी भारत के वज़ीर आज़म ने रेड फोर्ट से कौम से खिताब भी किया। मुझे ख़ुद भी 3 साल तो मैं जाता रहा, 2014 से 2016 तक, 15 अगस्त को, और मैं ख़ुद भी खिताब सुनता रहा वज़ीर आज़म मोदी का। वज़ीर आज़म मोदी हम सब जानते हैं बड़े इम्प्रेसिव मुक़र्रिर हैं, और ख़ास तौर पे जब पॉलिटिकल रैलीज़ होती हैं या इस किस्म के जो ओकेजन्स होते हैं उनमें उनकी तकरीर में बड़ी जान होती है, और वो बड़े ज़बरदस्त इफ़ेक्टिवली अपने जो ऑडियंस है उसको इंगेज करते हैं। इस बार भी उन्होंने बड़ी तवील तकरीर की, तकरीबन 1.5 घंटा उनकी तकरीर रही, और हमेशा की तरह वो अपनी तकरीर में नई बातें करते हैं। और इस बार भी उन्होंने ये ज़ोर देकर कहा कि अब हमें अगला जो 25 साल हैं, जब भारत 100 साल का हो जाएगा, तो हमें जो हमारा सफ़र है तरक्की का, उसमें हम डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री हमने अपने आप को बनाना है। मोदी को हर चैलेंज कबूल है, लेकिन इसमें एक पेच है। 2047 तक मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। ऐसे में हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे अमीर मुल्क बनाने के लिए मोदी को एक मजबूत लॉन्च पैड रेडी करना होगा। ये लॉन्च पैड क्या होगा, अब ये समझते हैं। ये लॉन्च पैड 4 महत्वपूर्ण पिलर्स पर खड़ा होगा। नंबर 1,
ग्रॉस नेशनल इनकम यानी जिस तरह हमारी अपनी कमाई होती है, ठीक वैसे ही देश की भी अपनी कमाई होती है। नंबर 2, देश की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नंबर 3, पर कैपिटा इनकम यानी किसी देश में रहने वाले लोगों की औसत इनकम। और नंबर 4, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके तहत यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के मापदंडों पर देश से गरीबी खत्म करना और लोगों के विकास पर फोकस करना। इन पिलर्स में सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी देश की पर कैपिटा इनकम। 2020-2021 के आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त देश की पर कैपिटा इनकम एक साल में औसतन 1,28,829 रुपए है। यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 189 देशों में 131वें स्थान पर है। रही बात जीडीपी की, तो इस वक्त भारत की जीडीपी 232 लाख करोड़ रुपए है। मोदी सरकार के 8 सालों में इन सारे पिलर्स को मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम हुआ, तभी ये फिगर्स देखने को मिले हैं और अलग अलग देशों ने वाह इंडिया वाह के नारे भी लगाए हैं। आज भारत एक शानदार, एक अजीम देश बनके इस दुनिया में चमक रहा है। भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में आती है, टॉप 5 आर्मीज में आती है। दुनिया का सबसे बड़ा फूड प्रोड्यूसर, फूड एक्सपोर्टर, स्पाइस एक्सपोर्टर, सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर, आर्म्स अब बनाने शुरू किए हैं और एक्सपोर्ट करने शुरू किए हैं। ये आज से 8-10 साल पहले नहीं हो रहा था। आज भारत कहां से कहां पहुंच गया है। 2030 तक भारत की इकोनॉमी 10 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। 2040 तक भारत की इकोनॉमी 20 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे नेक्स्ट 5 साल में 1.4 ट्रिलियन डॉलर खर्च कर रहा है। 1.4 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन अगर हिंदुस्तान को 2047 तक सबसे अमीर देश बनना है तो इन सारे पैमानों पर भारत के फिगर्स बढ़ाने ही होंगे, क्योंकि अमीर देश या कहें विकसित देश वो होते हैं जहां बहुत सारी औद्योगिक गतिविधियां भी होती हैं और आमतौर पर लोगों की आय बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में सवाल वही है कि 2047 तक अमीर, ताकतवर और सबसे कामयाब देश बनने के लिए भारत को अभी कितना सफर तय करना बाकी है। अमीर देशों की मौजूदा परिभाषा के मुताबिक प्रति व्यक्ति आय 9,50,000 रुपए से 12 लाख रुपए सालाना तक होनी चाहिए। मौजूदा हालात में अगर भारत को अमीर देशों की कतार में खड़ा होना है तो प्रति व्यक्ति आय में करीब 7 से 8 गुना बढ़ोतरी करनी होगी। चीन, अमेरिका और ब्रिटेन से तुलना करें तो 2021 में चीन की प्रति व्यक्ति आय करीब 9,74,000 रुपए सालाना थी, अमेरिका में 55,24,000 रुपए सालाना और ब्रिटेन में 37,62,000 रुपए सालाना। जबकि इन 3 देशों के मुकाबले इस वक्त भारत की पर कैपिटा इनकम औसतन 1,28,829 रुपए सालाना है। जाहिर है इसमें इजाफा तेजी से करना ही होगा। यहाँ एक गुड न्यूज ये है कि 2030 तक 8.4 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन सकता है, इसका अनुमान है। मोदी जो क्लेम कर रहे हैं, हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे अमीर देश बनाने का जो भरोसा दे रहे हैं, उसके पीछे अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत की बढ़ती लीड भी एक बड़ी वजह है। तभी तो दुनिया भी अब कह रही है कि मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। मैं अभी पिछले हफ्ते काफी दिनों तक ग्रीस, यूनान में था, तो वहां पे एक बोट, एक कश्ती में एक बार मैं सवार हो रहा था। तो वहाँ पे जब वो टिकट वाला आया तो उसने मुझे देख के कहा नमस्ते। मेरी फैमिली मेरे साथ थी, मेरी फैमिली देख के हैरान रह गई। तो मैंने उनको ये हाथ दिखाया, क्योंकि मैंने टी शर्ट पहनी थी तो हाथ दिखाया। मैंने कहा, ये देख के वो समझ गया कि ये भारत का है। लोगों को इस देश की कदर है ऑफ कोर्स,
आज जब मैं देखता हूं कि भारत की शान, भारत कहाँ जा रहा है, तो मैं सोचता हूं कि ये दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन ऐसे ही तो नहीं कायम, ऐसे ही तो सेंचुरीज मिलेनियम्स से कायम दायम है। ये बात सही है कि पहले के मुकाबले अब पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की कद्र है और मोदी इस कद्र को कहीं ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। मोदी ने 2014 में जो मिशन शुरू किया था, 2047 के लिए उस मिशन का फुल स्पीड वाला बटन दबा दिया गया है। चर्चा तो अभी से होने लगी है, वो भी पाकिस्तान में। जो इंडिया है वो एक पावर है, मतलब पावर से मुराद ये है कि उसकी मैशियत इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो दुनिया उसको मानती है, ठीक है। इस वजह से उसको दुनिया में अहमियत मिलती है, ठीक है। उसको हर चीज़ के बारे में उससे पूछा जाता है और उसकी दुनिया में मानी जाती है। इंडिया इस काबिल है, टू बी ऑनेस्ट, वो है इस काबिल। उसका डेमोग्राफिक वाया देखा जाए, इकोनॉमिकली देखा जाए, और हर चीज़ में वो पावर रखता है। उसका सब कॉन्टिनेंट में भी बड़ा हिस्सा था और उसका बाद में अब अंग्रेज़ों के मुल्क में भी उसका बहुत हिस्सा है, मतलब बहुत पावर है। अंग्रेज़ उसको मतलब जानिए माना शहर है, हमारा किसी कोई टैलेंट ही नहीं है। इनकी लोकल मार्केट इतनी अप हो गई है कि हमारी कोई भी कार भी है ना, मैन्युफैक्चरिंग हमारी अपनी नहीं है, ठीक है। अब इंडिया की टाटा मोटर्स है, ठीक है, उसके बाद अंबानीज़ है, ठीक है, और इनके जितने भी रिचेस्ट हैं इनकी अपनी कार है, अपनी बाइक है, टॉय है। इंडिया तो ऑब्वियसली होना ही होना है, क्योंकि उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए हुए हैं ऐसे। तो आपको नहीं लगता कि हमें भी ऐसे स्टेप लेने चाहिए, हमें इंडिया को थोड़ा बहुत फॉलो करना चाहिए? बहुत ज़रूरी है ऐसे स्टेप लेना। आप इंडिया के सियासतदान जो हैं वो अपने मुल्क से वफा करते हैं, वो नाम के हिंदू ज़रूर हैं लेकिन अपने मुल्क के साथ वफा करते हैं। इंडिया में भी पहले ऐसा ही था, ठीक है, कि जितनी भी चीज़ें उनकी आती थी वो बाहर के ममालिक से आती थी, लेकिन उनके जो हुक्मरान हैं उन्होंने मतलब एक ऐसा कदम लिया, उन्होंने सोचा कि हमें खुद से जो है वो डेवलपमेंट करनी चाहिए, ठीक है। उनके हुक्मरान जो हैं वो लॉयल थे अपनी नेशन के साथ, उन्होंने जो है वो काम किया और उन्होंने जो है वो करके दिखाया कि हम ऐसा कर सकते हैं। जो कुछ भी करते हैं वो अपनी आवाम के लिए करते हैं, ठीक है, तो जिस वजह से आवाम उनके साथ होती है। अब ये कह लें कि वो एक मुस्लिम कंट्री तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये है कि वो कह लें कि वो लॉयल हैं हर चीज़ के साथ। अब जो भी वो काम करते हैं वो उनके अवाम जो है वो उनके साथ होती है और वो अपनी अवाम को सपोर्ट करते हैं। एक लाइन में कहें तो हिंदुस्तान को अमीर बनाने का फॉर्मूला मोदी ने ढूंढ लिया है और अब प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान को उसी अमीरी का बूस्टर डोज देना चाहते हैं। लोगों की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, सॉलिड इंडस्ट्री की बदौलत, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत देश के लोगों को हाई क्वालिटी लाइफ देना चाहते हैं। और जब इन सारे पैमानों पर हिंदुस्तान नंबर 1 होगा तो यकीन मानिए एक एक इंडियन दुनिया में सबसे अमीर होगा, सबसे रईस होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस उत्सव का नाम दिया है अमृत महोत्सव। देश की आजादी को 75 वर्ष पूरे हुए और मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि भारत कभी विश्व गुरु था, आज भी भारत में विश्व गुरु बनने की क्षमता है। और एक बार फिर से हम विश्व गुरु तब बनेंगे जब आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे। और इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अब आने वाले 25 वर्ष हमारे लिए अमृत काल है। हम सब संकल्प लें आज कि हम सब देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे और देश को एक बार फिर से विश्व गुरु बनाएंगे। हम इसलिए विश्व गुरु नहीं बनना चाहते, हम इसलिए सिर्फ विश्व गुरु नहीं बनना चाहते कि हम एक बहुत शक्तिशाली देश बने, हम एक गुरु बनना चाहते हैं। 9/11 ये तारीख है, अमेरिका के लोग और दुनिया के लोग डर जाते हैं, पर 9/11 1893 इस देश के एक सन्यासी जिसका नाम भी नरेंद्र था, शिकागो में आकर उन्होंने धर्म संसद में सिर्फ 5 शब्द कहे थे, सिस्टर्स सेंट्स ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। 5 शब्द, इन 5 शब्दों में हमारे देश की सभ्यता छिपी हुई थी, विश्व बंधुत्व की। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो, ये हमारा संकल्प है। और इसलिए हम ताकतवर देश बनेंगे जब सारी दुनिया को, विश्व को
शांति का संदेश देंगे, इसलिए हम ताकतवर बनना चाहते हैं। और आज सबसे निवेदन करूंगा कि आज के दिन हम सब संकल्प लें कि हम इस देश को आने वाले 25 वर्ष बाद, जब भी 2047 को 100 वर्ष पूरे होंगे, जब दुनिया का सबसे ताकतवर देश भारत भी होगा, ये कहने का गर्व हम सबको हो। यही निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दिल्ली में विदेशी रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं। रोहिंग्या मुसलमानों को लेकिन पानी कौन पहुंचाता है? कैसे बिजली मिलती है? इसके लिए क्या पैसे देने पड़ते हैं? सब कुछ मुफ्त में मिलता है। दिल्ली में पाकिस्तानी हिंदू भी रहते हैं जो पाकिस्तान से अपनी जान बचाकर यहां तक पहुंचे हैं। पाकिस्तानी हिंदुओं को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? पिछले 48 घंटे से रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। 8 चिट्ठियां घूम रही हैं। केजरीवाल कुछ और कहानी बता रहे हैं, अमित शाह के मंत्री कुछ और कह रहे हैं। हर कोई सही बात जानना चाहता है और सही बात यहां है। दरवाजे पर तिरंगा, छत पर तिरंगा, दुकान पर शान से लगा ये तिरंगा। ये पाकिस्तान से आए हिंदुओं के घर हैं जो अपनी जान बचाकर भागकर हिंदुस्तान आए, क्योंकि इनका इतना सा गुनाह है कि ये हिंदू हैं और पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन के लिए राजी नहीं हुए। घर कच्चे हैं, टूटे फूटे हैं, घरों में बाथरूम भी नहीं है, लेकिन लगभग हर घर में तुलसी का पौधा और शिवलिंग जरूर मिल जाएंगे। इसी आजादी के लिए पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। अपनी छोटी सी जगह को श्रीराम कॉलोनी नाम दिया है, क्योंकि पाकिस्तान में श्रीराम का नाम देना मतलब कट्टरपंथियों के दुश्मन बन जाना। न फ्री की बिजली मिलती है, न गैस कनेक्शन है, बरसात में घर में पानी भर जाता है, बड़ी मुश्किल से लकड़ियों पर चूल्हा जलता है, कमाई का भी कोई खास साधन नहीं है, लेकिन फिर भी दिल में हिंदुस्तान बसता है और जुबां पर भारत माता की जय। रोहिंग्यों को कौन फ्री में फ्लैट देना चाहता था? कौन रोहिंग्यों को फ्री की सौगात देने का प्लान बना रहा था? आपको बड़ी खबर की इनसाइड स्टोरी बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए पाकिस्तान से आए हिंदू परिवार किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में जिंदगी जी रहे हैं। इस वक्त हम मजनू का टीला में मौजूद हैं। यहाँ पर पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी रहते हैं जो अलग अलग सालों में आए हैं। इस तरह से वो कच्ची कॉलोनी में रहते हैं। उनके लिए ये टॉयलेट का इंतजाम है, लेकिन टॉयलेट भी अब गलने और खराब होने लगे हैं। बिजली की सुविधा कुछ महीने पहले आई है। सर, आपका नाम क्या है? कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं और किन हालात में रह रहे हैं? मेरा नाम पहलाद है। मेरे को 7 साल हो गए। 13 की एंड में आया था, 13 की एंड में, 14 में जैसे समझ मान लो, 14 की 30 महीना था तब आए थे। बस हालात ऐसे हैं, बस गुजारा कर रहे हैं, भगवान की कृपा है। ठेला पटड़ी बेचते हैं, 50-100 रुपया कमाते हैं, बच्चों को कुछ पढ़ा रहे, कुछ खा रहे, पी रहे। क्या स्कूल में एडमिशन हो जाता है? जैसे पहले दिक्कत आ रही थी कि कागजात नहीं थे, अब स्कूल में एडमिशन होने लगा है? सर, वो पहले दिक्कत हो रही थी, अभी भगवान की कृपा, बच्चे इसमें एडमिशन अभी हो रहे हैं। हाँ, एडमिशन। तो क्या बिजली का कनेक्शन आ गया है? जी सर, बिजली का कनेक्शन भी आ गया। 4-5 महीने हो गए हैं। हाँ, बिजली का कनेक्शन 4 महीने पहले कनेक्शन आया। हाँ, 4-5 महीने पहले। तो जब यहाँ सीए बिल पास हुआ था तो एक बच्ची का जन्म हुआ था, नाम रखा गया था नागरिकता। कुछ दिनों बाद हम इनका हालचाल पूछने आए थे, तब तक बिजली नहीं आई थी, लेकिन अब 3 महीने पहले यहाँ बिजली का कनेक्शन मिलना शुरू हो गया। आपको दिखाते हैं किन हालात में पाकिस्तान से आए हिंदू रह रहे हैं। चूंकि ज्यादातर लोग यहाँ लेबर करते हैं या इसी सड़क पर मोबाइल की कवर की दुकान चलाते हैं, तो उसकी वजह से इनके गुजारा चलता है। अब कई लोगों ने इस तरह से पक्के मकान बना लिए हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी इतने खुशनसीब नहीं हैं कि वो इतना इंतजाम कर पाएं। वो इस तरह के शेड में रहते हैं। लकड़ी का शेड है, प्लाई से कवर किया गया है और इस तरह के घरों में रहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने टिन से इस घर को कवर करने की कोशिश की है,
लेकिन एक बात गौर करने वाली बात है, हर घर तिरंगा अभियान जब देश में चला तो तिरंगा यहाँ भी लगा और यहाँ देश भी। स्कूल जाते हो? या। कौन सी क्लास में? 4 क्लास। 4 क्लास। तो आज स्कूल क्यों नहीं गए? आज हम जाएंगे 1 बजे। अच्छा 1 बजे इवनिंग शिफ्ट है। हाँ। तो स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई ठीक हो रही है? हाँ। इस तरह के घरों में रहते हैं। एक घर ये है, यहाँ पर भी एक परचून की दुकान है जो इनकी कमाई का साधन है या रोजगार है। छप्पर लगा हुआ है। मैम यहाँ एक कमरे का घर इन्होंने बना लिया है। तो बाकी ज्यादा सुविधाएं नहीं है, लेकिन हाँ बिजली आने की वजह से पंखा जरूर चलने लगा है। यही दिक्कत है। वहाँ पाकिस्तान में अपना घर था? हाँ, पक्का घर था? हाँ। तो वो छोड़ के आए थे आप? हाँ, लेकिन अब यहाँ आके कैसा लग रहा है? राहत है? सही है, यहाँ सही है। घर तो नहीं है फिर भी घर सही नहीं है फिर भी सही है, आसान। अच्छा घर नहीं है तो इज्जत तो है। घर नहीं है तो इज्जत तो है। हाँ, अपनी कमा रहे हैं, रोटी पका रहे हैं, खा रहे हैं, सही है। हाँ हाँ, उधर तो मकान था, बिजली थी, अपना जाते थे खेती बाड़ी पोखने के लिए, आते थे कमाते थे, यहाँ पे अच्छी रोटी खाए थे, पर अपने धर्म मुल्क में आ गए। हाँ, तो यहाँ आके अच्छा लग रहा है? हाँ, आके अच्छा लग रहा है। अपना मुल्क है, धर्म है। हाँ, तो कह रहे हैं कि अपने मुल्क में आए हैं, अपना धर्म है और यहाँ जो आजादी है वो इन सब असुविधाओं से कहीं ज्यादा मायने रखती है। कमाना वहाँ भी है, कमाना यहाँ भी है। क्या नाम है आपका? सीता। तो क्या यहाँ 200 यूनिट फ्री बिजली मिलती है? नहीं। अच्छा, टेम्परली है वो, जैसे मोबाइल में पैसे डालते हैं ना, ऐसे जो खत्म हो जाते हैं तो बिजली भी चली जाती है। अच्छा, पैसे मोबाइल से डालते हैं। हाँ, तो कितने पैसे आपको डलवाने पड़ते हैं हर महीने? हर महीने 1000, 1500, 1500 ऐसे डालते हैं 15 दिन में। जो पाकिस्तान से हिंदू आए हैं उन्हें अभी तक गैस कनेक्शन नहीं मिल पाया है, क्योंकि उनके पास राशन कार्ड नहीं है, कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है, इसलिए गैस का कनेक्शन नहीं मिल सकता। तो इस तरीके से लकड़ी के सहारे इनका चूल्हा जलता है और इसके लिए लकड़ियां बीनते हैं। दिल्ली में क्या? वो भी दिल्ली में लकड़ियां जल रही है। अच्छा, दिल्ली में लकड़ियां जल रही हैं, वो इस तरह की बात कह रही हैं। पन्नी के जरिए लकड़ियों को जलाने की कोशिश है। इसी तरह तवे के लिए आग जलाई जा रही है। एक तसले के अंदर मिट्टी डाली गई है। यहाँ एक ऐसे कच्चा मकान छप्पर की तरह लगाया गया है, लेकिन तिरंगा जरूर यहाँ भी शान से लहरा रहा है। ये वो लोग हैं जो 2013 में आए थे और पिछले 7-8 सालों में अपनी जिंदगी को इतना आगे बढ़ा पाए हैं कि कम से कम एक घर ले पाए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी भी पक्का घर नहीं है। पाकिस्तान से आए हिंदुओं को 4 महीने पहले बिजली मिली। दिल्ली में आम जनता की तरह फ्री में बिजली नहीं मिलती है, गैस कनेक्शन नहीं है, ब्लैक में खरीदना पड़ता है। ये दिल्ली में रोहिंग्या का कैंप है। म्यांमार से भागकर ये लोग दिल्ली तक आ पहुंचे। इन्हीं को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में घमासान मचा हुआ है। उस पर भी बात होगी। पहले बात रोहिंग्या मुसलमानों की, जो यहाँ पर शरणार्थी बनकर जरूर आए, लेकिन इनकी देखभाल मेहमानों की तरह की जाती है। कैंप में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को बिजली फ्री में मिलती है, पानी फ्री में मिलता है, राशन भी मुफ्त में मिलता है, दवाई के पैसे भी नहीं लगते हैं। जैसे ही कैमरा ऑन होता है, रोहिंग्या मुसलमान चुप हो जाते। ऐसा लगता है जैसे उनको समझाया गया है। कैमरे के सामने कितना बोलना है, कितना छिपाना है। ऐसे में बड़ी मुश्किल से हमारे संवाददाता अभय पराशर ने रोहिंग्या कैंप के अंदर की बात बाहर निकाली। रोहिंग्याओं को लेकर लगातार बातचीत हो रही है। इस वक्त इंडिया टीवी की टीम पहुंची है कालंदी कुंज के पास। यहां पर रोहिंग्याओं की एक कॉलोनी बसी हुई है। साल 2012 से जो रोहिंग्या हैं वो यहां पर रिफ्यूजी के तौर पर आए थे। मेरे साथ मरियम मौजूद हैं जो कि यहां पर रहती हैं। आप जब आग लग गई थी दोबारा यूपी साइड, जब आप लोगों को यहाँ दिल्ली में वापस आए आप लोग, तो यहाँ पर रहने में आप लोगों की किसने मदद की? यहाँ पर किसने आप लोगों के लिए बिजली पानी की व्यवस्था की? किसने आप लोगों की मदद की? पहली जब आप दोबारा यहाँ शिफ्ट हुए जब तो दोबारा सेट हुआ पानी के बिजली के, ये अभी जो है ये SDM के हाथ में है। घर है, कैसे रह रहे हैं, क्या परेशानी होती है? घर तो 4 गज का कमरा है, झुग्गी
बहुत छोटा है मतलब। 4 गज का झुग्गिया। एक बार दिखाएंगे आप चल के कि जी दिखा देंगे। तो देखिए असल में जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, ये जो रोहिंग्या हैं पहले साल 2018 में 2012 के लोग आए हुए हैं बर्मा से, म्यांमार से। साल 2018 में पहले इस इलाके के अंदर आग लग गई थी, जिसके बाद मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी अनुज एक बार दिखाएं पीछे। इस दीवार के पीछे की साइड का जो हिस्सा है वो यूपी के एरिया में आता है। वहां पर इन लोगों ने अपनी झुग्गियां बसाई। 2021 में वहां पर आग लगी। उसके बाद यूपी सरकार ने उनकी झुग्गियों को हटाया और फिर ये लोग वापस दिल्ली की साइड, कालंदीगुंज की साइड यहां पर पहुंचे हैं, जहां पर दिल्ली सरकार की तरफ से, जैसा कि बता रहे हैं एसडीएम ने, जो सरकारी अधिकारी हैं उन लोगों ने बिजली, पानी की और इनके रहने की व्यवस्था की। एक बार मैं चाहूंगा अपना आप दिखाएं किस तरीके से रहते हैं लोग। चलिए आप आइए, अंदर आइए। जी हम आ रहे हैं आपके साथ, चलिए। तो देखिए इस तरीके के ये कैंप है, यहाँ पर छोटे छोटे से झुग्गियां यहाँ पर बनी हुई हैं जहाँ पर ये लोग रहते हैं। बिजली पानी की व्यवस्था यहाँ पर की हुई है दिल्ली सरकार की तरफ से। तो ये जो घर है इनका मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, मरियम का। ये रोहिंग्या मुस्लिम हैं और ये देखिए यहाँ पर मैं चाहूँगा अंदर आके एक बार दिखाएं अनुज। इस तरीके की 4 गज की इनकी एक झुग्गी है और ऊपर आप देखिए बल्ब हालांकि यहाँ पर लगा हुआ है, बिजली का कनेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है और इस तरीके से यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। अंदर की दुकान यहाँ पर है और यहाँ पर लोग जो सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, सब्जी और फल की दुकान है। लोगों से एक बार बात यहाँ पर हम करेंगे जो यहाँ के बुजुर्ग हैं कि किस तरीके की व्यवस्था है। अंकल जी क्या नाम है आपका? सब्जी की दुकान है आपकी, सब्जी बेचते हैं? अच्छा, कब आए थे आप लोग भारत, कब आए थे आप लोग? 2012 में। कहाँ से आए थे? कहाँ से आए थे? बर्मा से या कहाँ से? बांग्लादेश से। दिल्ली सरकार का जो प्रपोजल था EWS फ्लैटों का, उसके बारे में क्या कहना है आपका, क्या सोच रहे हैं? इतना फ्लैट मांगा नहीं है, लेकिन हम यही है, हमारे सर के ऊपर छत चाहिए, बस इतना कहा था। बस हम यहीं बहुत मुश्किल से जिंदगी गुजारता हूँ। जब बुरे हालत में कोई भी लोग हो, इसे सहारा देना ये सरकार का काम होता है, क्योंकि देश के अंदर जो नागरिक है उनको पहले दिया जाए। मुझे नहीं, सीधा बात है, लेकिन हम लोग मजबूर है। 10 साल से हम लोग सरकार को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, छोटा सा जगह दे दें हम लोग, अगर हम अपना देश शांति हो जाएगा तब हम चल जाएंगे। रोहिंग्या मुसलमानों को सिर पर पक्की छत चाहिए ताकि रोज रोज की दिक्कत से मुक्ति मिले, एक छोटा सा इलाका जहां पर वो अपने लोगों के साथ रह सके। और विवाद भी यहीं से शुरू हुआ है, क्योंकि रोहिंग्या को फ्लैट देने का प्लान आखिर था किसका? दिल्ली के गृह मंत्री को नहीं पता, दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं पता, और अखबारों से पता चल रहा है कि यहां पर रोहिंग्याओं को फ्लैट्स देने की योजना चल रही है। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है। मैंने नीचे ऑफिसर से पूछा तो पता चला कि कुछ मीटिंग्स हुई थी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की तरफ से रिक्वेस्ट भी आई हुई थी और उन सब को डिस्कस करने के लिए मीटिंग्स हुई थी। उसमें कुछ निर्णय लिए गए थे। मैंने जब डिटेल्स मांगे कि क्या निर्णय थे, कैसे थे, फाइल देखी तो समझ में आया कि बाकायदा केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए बिना, और उस फाइल में लिखा हुआ था कि सीधे CS के थ्रू इन डिसीजंस को लेके इम्प्लीमेंट कराने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए LG साहब के पास में भेजा जा रहा है। मुझे लगा कि पूरी तरह से दिल्ली की चुनी हुई सरकार से छिपा के, दिल्ली के मुख्यमंत्री से छिपा के, दिल्ली के गृह मंत्री से छिपा के ये साजिश क्यों की जा रही है? आम आदमी पार्टी ने पूरा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ दिया। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाए तो जवाब देने अनुराग ठाकुर आए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री कम, झूठ मंत्री ज्यादा है, और एक बार नहीं 100 बार सिद्ध हुआ है। और इसी की लाइन पर उनके सारे मंत्री उसी लाइन को लेते भी हैं। एक्साइज मंत्री भी एक्सक्यूज मंत्री बन गए हैं। शायद उनको ये भी पता नहीं, जैसा उनकी बात से जानकारी मिलती है, कि जो रोहिंग्यास यहाँ पर रहते हैं, इलीगल माइग्रेंट हैं, घुसपैठिए हैं, इन घुसपैठियों को उनके ही पार्टी के विधायक
मुख्यमंत्री जी की शह पर पानी भी देते हैं, बिजली भी देते हैं, राशन भी देते हैं, मुफ्त में देते हैं और अब उनको फ्लैट भी मुफ्त में देने चली थी दिल्ली की केजरीवाल सरकार। ये वो चिट्ठी है जो दिल्ली सरकार की तरफ से एनडीएमसी को लिखी गई थी। चिट्ठी में लिखा गया है ईडब्ल्यूएस के फ्लैट शरणार्थियों को दिए जाएं। चिट्ठी में दिल्ली के बकरवाला में बने ईडब्ल्यूएस के फ्लैट देने की बात कही गई थी। इसी चिट्ठी के आधार पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी रोहिंग्या मुसलमानों को फ्लैट देना चाहती है। इस चिट्ठी के अलावा बीजेपी ने एक डॉक्यूमेंट भी जारी किया है। इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक 29 जुलाई 2022 को एक बैठक हुई थी। ये मीटिंग दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की अगुवाई में हुई। बैठक में फैसला हुआ कि दिल्ली के बकरवाला में बने ईडब्ल्यूएस के फ्लैट तुरंत रोहिंग्या मुसलमानों को दिए जाएं। अब आपको इस पूरे विवाद की जड़ से जुड़ा तीसरा डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। 29 जुलाई 2022 को चीफ सेक्रेटरी की अगुवाई में हुई मीटिंग में जो फैसला हुआ था उसको लेकर 2 अगस्त 2022 को एक नोट जारी हुआ। ये नोट दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव की तरफ से जारी हुआ। हाथ से लिखे इस नोट में लिखा है कि 29 जुलाई 2022 को जो फैसला लिया गया था उसकी जानकारी उपराज्यपाल को दी जा रही है। अब एक सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं, भारत में कितने रोहिंग्या मुसलमान बस गए हैं? रोहिंग्या मुसलमानों के बसने से क्या होगा? क्या 2015 तक भारत में 10,500 रोहिंग्या मुसलमान आ चुके थे? साल 2017 तक इनकी आबादी 40,000 पहुंच गई। देश में असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में रोहिंग्या मुसलमानों के ठिकाने हैं। जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक जम्मू में 5,000 रोहिंग्या मुस्लिम रहते हैं। दिल्ली में करीब 1100 रोहिंग्या मुसलमानों का ठिकाना है। बेंगलुरु में 500 रोहिंग्या रहते हैं। हरियाणा में 500 रोहिंग्या परिवार रहते हैं। रोहिंग्या मुसलमान कौन है, कहां से हैं, इनका इतिहास कैसा है? इनका आज मझधार में है और भविष्य अंधकार में। रोहिंग्या मूलतः म्यांमार के निवासी हैं। म्यांमार के रखाइन इलाके में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती थी। इन्हीं मुस्लिम को रोहिंग्या कहते हैं। म्यांमार की सेना और जनता रोहिंग्या को अपना नहीं मानती है। उनके मुताबिक 1826 में हुए पहले एंग्लो बर्मा युद्ध के बाद रखाइन पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। युद्ध में जीत के बाद अंग्रेजों ने आज के बांग्लादेश से मुसलमान मजदूरों को वहां लाना शुरू कर दिया। म्यांमार की बहुसंख्यक बौद्ध आबादी है। वो रोहिंग्या मुस्लिम को बाहरी मानते हैं, लेकिन दोनों के बीच विवाद दूसरे विश्व युद्ध से है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रोहिंग्या मुसलमान ब्रिटेन का साथ दे रहे थे, जबकि म्यांमार की बौद्ध जनता जापान के साथ थी। 1948 में म्यांमार आजाद हुआ और तब से रोहिंग्या मुस्लिम पर गद्दार का कलंक लगा। कुछ वक्त तक हालात तब भी काबू में रहे हैं, लेकिन इसके बाद म्यांमार में सेना ने तख्ता पलट किया और रोहिंग्यों पर हमला होना शुरू हुआ। म्यांमार ने साल 1978 में ऑपरेशन ड्रैगन किलिंग लॉन्च किया। 2 लाख रोहिंग्या बांग्लादेश भाग गए। हालांकि बाद में 1,70,000 वापस लौट आए। इसके बाद साल 1982 में नागरिक लॉ एक्ट आया। रोहिंग्या मुसलमानों का नागरिक दर्जा खत्म कर दिया गया। 1991 में ऑपरेशन क्लीन एंड ब्यूटीफुल नेशन लॉन्च हुआ। 2.5 लाख रोहिंग्या मुस्लिम बांग्लादेश भागे। 2012 में 4 रोहिंग्या मुसलमानों ने बौद्ध लड़की का रेप किया, जिसके बाद सेना ने बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। 2016 में रोहिंग्या मुस्लिम ने मिलिट्री ग्रुप AKSA बनाया। 2017 में 12 बॉर्डर पुलिस वालों को मार डाला, जिसके बाद सेना ने कार्रवाई की और 4 लाख रोहिंग्या बांग्लादेश भाग गए। बांग्लादेश के रास्ते हिंदुस्तान में रोहिंग्या बस गए हैं। कई रोहिंग्या मुस्लिम ऐसे भी हैं जो वापस नहीं जाना चाहते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।